बैठकर हम आवाम से मुलाकात होती है, उनके अच्छे बुरे वक्त में हम लोग दरमियान में रहते हैं और कोशिश करते हैं उनकी तकालीफ को दूर करने की। और साथ ही साथ पार्लियामेंट के अंदर हमने जिस तरीक़े से बीजेपी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल क़ानून हो, उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों का हमने अपोज़ करने का रिकॉर्ड हमने क़ायम किया है। और बाहर भी हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके ख़िलाफ़ अपोज़ करते आए हैं। तो ये सब चीज़ें अवाम के सामने है और एक ट्रैक रिकॉर्ड है MIM पार्टी का हैदराबाद की पार्लिमानी अवाम के सिलसिले में, और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत ये काम होता है। आपने बीजेपी का जिक्र किया सर, यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हों, लगातार आप पर हमलावर हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो कहती हैं कि आपने कोई काम नहीं किया है, और आपने यहाँ तक कि अपनी कंस्टिट्यूंसी में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया है, और इसलिए इस बार वो दम ठोक दे रही हैं, वो ताल ठोक रही हैं कि इस बार आपके लिए मुश्किल होने वाला है चुनाव। नहीं, ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कैंडिडेट होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो उनको कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने काम पर पूरा एतमाद है, हैदराबाद की आवाम पर पूरा हमको यकीन है, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी बड़ी भारी अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह और हैदराबाद की आवाम हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के उम्मीदवार जहाँ जहाँ लड़ रहे हैं उनको कामयाब करेंगे। और काम अगर नहीं हुआ है तो उनको RTI एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत है। RTI एप्लीकेशन देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी की तरह कि मैंने ही हैदराबाद को बनाया है। हम ये मानते हैं कि और काम होना है। हम में बीजेपी फ़र्क ये है कि बीजेपी ये समझती कि 2014 के बाद ही भारत बना, ऐसा नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, आवाम के दरमियान में हम रहते हैं। और बीजेपी की जो राजनीति रही है पिछले 10 साल में, कभी हिजाब को ख़त्म करना चाहते हैं, कभी CAA के नाम पर मुस्लिम अक़लियत हो, गरीबों को वो स्टेटलेस बनाना चाहते हैं, मस्जिदों पर या इबादत गाहों पर सवाल उठाते हैं, और 400 पार की बीजेपी बात कर रही है मगर पेट्रोल 100 रुपये के पार हो चुका है। अमित शाह कहते हैं कि चीन कब्ज़ा नहीं किया। इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं होम मिनिस्टर कि उन्हीं के DGP कॉन्फ्रेंस में उस एरिया लद्दाख की SP रिपोर्ट देती है, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 65 में से हम करीब 25 पेट्रोलिंग पॉइंट को खो चुके हैं। डेमसाब डेंगचौक में चीन बैठा हुआ है। तो ये सब मुद्दे हैं आवाम के सामने। आपने मुद्दों की बात की, चाइना की बात की, क्या CA, NRC, ट्रिपल तलाक ये मुद्दे हैं? राम मंदिर मुद्दा है? नहीं, मुद्दे तो सब हैं। CAA तो मुद्दा है। अब तो उनका असली चेहरा सामने आ गया। मैं शुरू से कह रहा था जब ये बिल पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने कहा कि CAA को अब अकेले नहीं दे सकते, इसको NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह को बताया कि अब बताइए, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम बराबर मुल्क में CAA के साथ NPR NRC करेंगे। अब बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और इससे नुकसान किसको होगा? आसाम में अगर 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए तो जो मुसलमान नहीं हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, जो मुसलमान हैं उनको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमने इस कानून का विरोध किया था, इसीलिए मैंने ख़ुद पार्लियामेंट में उस बिल को फाड़ दिया था। तो ये बीजेपी, यही तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, और पूरे देश की राजनीति से, सियासत से उन्होंने मुसलमानों को गायब ही कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया। उनकी कोई आवाज़ ही नहीं, उनकी कोई पहचान ही नहीं। सिर्फ बीजेपी पे ही आप क्यों आपको लगता है कि उन्होंने मार्जिनलाइज किया है माइनॉरिटी को? अगर हम कांग्रेस की बात करें, आप अभी उत्तर प्रदेश में थे, अखिलेश यादव भी लगातार वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी जो जिस तरीके से टिकट कट रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया था मुरादाबाद को लेकर, अन्य सीटों को लेकर। उत्तर प्रदेश आप होकर आए हैं, वहाँ के हालात क्या हैं? क्या आप वहाँ भी कंटेस्ट करने वाले हैं? बात बिल्कुल सही है कि जो बची कुची कसर बाकी थी इन तमाम सो कॉल्ड नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ ने पूरी कर दी। ये बीजेपी की तरह अपने आप को बनाने जा रहे हैं, और इसीलिए इनको मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से, उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से इनको कोई मतलब नहीं है।
ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुरादाबाद में डॉक्टर एस.टी. हसन एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, शरीफ आदमी है। उनको उनकी पार्टी ने टिकट बेइज्जत करके उनको टिकट नहीं दिया। नहीं देना था बोल देते, मगर इस तरह से उनकी बेइज्जती की गई अवामी तौर पर। किसी और को भी फॉर्म दिया गया, उनको धोखा दिया गया। फिर रामपुर में एक तमाशा हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। तो इनको कोई मतलब ही नहीं है। ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बन जाएं, और हम ये कह रहे हैं कि आप वोट ज़रूर डालिए, मगर वोट लेना भी तो आपका काम है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हमने हमारे बहन पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ अलायंस किया है। पीडीएम हमने बनाया है और पीडीएम के उम्मीदवार खड़े रहेंगे, और हम खुद जाकर उस अलायंस के लिए मेहनत करेंगे, कैंपेन भी करेंगे। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, पीडीए उनके पीडीए के खिलाफ आप पीडीएम बना के जा रहे हैं, फिर से आरोप लगेगा कि आप बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री थे, हार गए लोकसभा के चुनाव। 17 के विधानसभा के चुनाव बुरी तरह हार गए। 19 के लोकसभा के चुनाव हार गए। 22 के विधानसभा के चुनाव हार गए। 4 मरतबा 4 चुनाव आप हार चुके हैं, बीजेपी जीत रही है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप ही है। आपकी गलत पॉलिसीज़ है, आपके पास ताकत ही नहीं है, आपके पास वो करेज ऑफ कन्विक्शन नहीं है। बीजेपी को आप कामयाब कर रहे हैं। मुसलमान तो झोली भर भर के आपको वोट दे रहा है, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे बात साफ जाहिर हो जाती है कि उनके पास वो स्ट्रेटजी नहीं है जिसके तहत वो बीजेपी को हरा सकें। सिर्फ यही बोलना कि भाई मैं आपका मसीहा हूँ। कहाँ मसीहा आप हैं? आप ही के पार्टी के एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, आप आवाज़ नहीं उठाते। आप ही के कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, आप आवाज़ नहीं उठाते। आपका आप तो कोई ढंग से सियासत भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, और सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना, जब चुनाव होगा तो वहीं पर फिरेंगे जहाँ जहाँ उनके फैमिली के मेंबर हैं, और दूसरों को उनकी फ़िक्र ही नहीं है। तो ये कहना है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगेगा, मुझे यकीन है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ये झूठे इल्ज़ाम लगते रहेंगे। जब मैं ख़बरस्तान को भी जाऊँगा इस दुनिया से, तब भी इल्ज़ाम लगेंगे। मगर सच्चाई तो पुकार के इनसे कह रही है ना कि बीजेपी अगर जीत रही है तो तुम्हारी गलतियों से जीत रही है, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से जीत रही है। तुमने उस समाज को जिसने तुमको क्या क्या नहीं दिया, तुमने सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, इसीलिए आज इनका ये बुरा हाल हो चुका है। आपने परिवारवाद की बात की सर, बीजेपी भी यही बात कहती है कि परिवारवाद है विपक्ष की पार्टियों में। अब बीजेपी जितने लोगों को कैंडिडेट्स बनाई है, क्या वो उन परिवार से नहीं है जो बीजेपी में है? ऑलरेडी लिस्ट है पूरी उनकी। तो बीजेपी कैसे इससे बच सकती है? बीजेपी ये दिखाना चाहती है, बिल्ली जब दूध पीती तो आंखें बंद कर पीती है, समझती कि दुनिया देख नहीं रही। भाई आप भी तो वही कर रहे हैं, आप में उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें सर, बड़े चेहरे रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव। अब तक इन तीनों नेताओं ने अपने आप को चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं किया है। इसको कैसे देखते हैं आप? हम बड़ा चेहरा नहीं है। आप क्यों सोच रहे हैं कि यही बड़े चेहरे हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। भी हमारी बहन पल्लवी पटेल भी बहुत बड़ा चेहरा है। वो एक उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बहुत कुछ किया वो समाज के लिए। तो ये कहना कि भाई ये जो एंटाइटलमेंट की सियासत चलती है ना, अब ये नहीं चलने वाली है। जो सियासत 30 साल पुरानी थी, 25 साल, वो अब नहीं चल पाएगी। तो अब इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये हम जो समझ रहे हैं कि नहीं भाई ये लोग बड़े चेहरे हैं, ये छोटे चेहरे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अल्लाह के कारखाने में सब एक ही हैं। आपने बताया नहीं कितनी सीटें लड़ेंगे आप उत्तर प्रदेश? अभी पल्लवी पटेल ये इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएगी। हम उनसे राब्ते में भी है, कांटेक्ट में भी है, और शायद 25 अप्रैल को हमारी एक जनसभा पब्लिक मीटिंग भी होने जा रही है। तो वो बेहतर है कि वो बताएं आप लोगों को। बिहार में 11 या 13 कितनी सीटें हैं? बिहार में तो अभी हम किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं, और भी सीटों पर हमारी बातचीत चल रही है।
क्योंकि वहाँ पर आखिरी फेज़ तक चुनाव है बिहार में, तो हो सकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स खड़ा करें वहाँ। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तेलंगाना का पड़ोसी राज्य है। राज ठाकरे ने बिना शर्त एनडीए को अपना समर्थन घोषित कर दिया है। एनसीपी, कांग्रेस एक साथ है, बाकी बीजेपी और अलायंस पार्टनर्स, राज ठाकरे भी आ रहे हैं। वहाँ पर आपका रोल क्या होगा और इस पूरे गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज़ जलील साहब को अपना एमपी बनाया और 21 साल के एक अनसक्सेसफुल नाकारा उम्मीदवार को हराकर एक कारकर्द और एक हरकियाती शख्स को अपना एमपी बनाया। और इम्तियाज़ जलील साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 5 साल में, ठीक है, 1.5 साल उसमें कोविड में चले गए, वो बहुत ही बेहतरीन था। वो औरंगाबाद में सबसे पहली बात थी कि लोगों को ये शक था कि यहाँ पर अब ऐसा होगा, गड़बड़ होगी। कोई गड़बड़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उन्होंने कोशिश की इस कम वक्त में कि हर समाज के सेक्शन के लिए उन्होंने काम किया है। तो हम औरंगाबाद में हमारी सीट लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद और 2 या 3 लोकसभा की सीट पर हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आने वाले 1-2 दिन में इम्तियाज़ जलील साहब, जो महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष भी हैं, सदर हैं, वो उसका ऐलान करेंगे। मुंबई की सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि एमआईएम मुंबई की एक सीट से भी चुनाव लड़ेगी। जितने भी सीटों से हम लड़ेंगे उन तमाम सीट्स का नाम 1-2 दिन में इम्तियाज़ जलील साहब उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और हमको देखिए, महाराष्ट्र में 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसको भी सामने रखकर हमको फैसला लेने की ज़रूरत है। तो आप इस चुनाव को मानते हैं कि ये चुनाव विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रख के आप कैंडिडेट्स और अपनी परफॉर्मेंस और अपना एक्टिविटी करें? महाराष्ट्र की हद तक कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में, क्योंकि जैसा ये चुनाव ख़त्म होगा पार्लियामेंट का, फिर आप असेंबली और विधानसभा के चुनाव की तैयारी करना है, तो जाहिर है हमको उसको भी सामने रखकर एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। बीजेपी ने एक टास्क फोर्स बनाया है सर, वो टास्क फोर्स बोगस वोटर्स की पहचान करेगी, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बुरखे में आती हैं उनको पहचान करने की कि वो एक्चुअल वोटर हैं, फेक वोटर हैं। ऐसे आरोप यहाँ पे भी हैदराबाद में भी लगते रहे, काफ़ी फेक वोटर्स रहे। इस टास्क फोर्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये इनकी एक नफ़रत की निशानी है अल्पसंख्यक समाज से। ये इनकी नफ़रत की बेहतरीन निशानी है बुर्खा पहनने वाली ख़वातीन से। कि भाई आप ये बताइए, अगर बोगसिंग होती है तो क्या बोगसिंग सिर्फ ख़वातीन बुर्खा पहनकर करती हैं क्या? आपकी नफ़रत है ये हैदराबाद की आवाम से, हैदराबाद की महिलाओं से। इतनी बड़ी नफ़रत की मिसाल और क्या हो सकती है? और फिर आज के ज़माने में ये एक अर्बन एरिया की सीट है। हर पोलिंग बूथ के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ ECI का, जो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर देखते हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की तौहीन कर रहे हैं लोग, ये तो स्टाफ की तौहीन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप इस तरह की वहियात बात करके आप एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा 13 तारीख के दिन। कभी आप बोलते हैं कि आईसिस के हम टेररिस्ट हैं, तो इसका जवाब भी हैदराबाद की आवाम देगी। आप हैदराबाद की आवाम को बदनाम कर रहे हैं। यही जगह पर आईसिस के ख़िलाफ़ कितने बड़े बड़े जलसे हुए, आप भी थे उसमें। तो ये इनकी एक जो नफ़रत की राजनीति है हैदराबाद की आवाम के ख़िलाफ़, हैदराबाद की महिलाओं के ख़िलाफ़, इनको इसका जवाब मिलेगा 13 तारीख के दिन। अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको? लगता है ये नारा जो दिया जा रहा है अपोजिशन, ये बीजेपी ये जुमलाबाजी, नारेबाजी करते रहती है। 53 रुपीज़ था डॉलर, अब 84 रुपीज़ पे चला गया। कैसा गया बताइए? पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर 100 पार हो चुका है, अब इसका कौन करेगा बताइए? तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में अनएम्प्लॉयड यूथ भारत में है। जितने पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास नौकरी नहीं है, भारत में है। हाँ, आप बताने के लिए आपके पास क्या है? चीन कब्जा करके बैठा है। ये इन मुद्दों पे बात तो नहीं करते, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात नहीं करते। भाई आपको इतना इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है 4,000-5,000 करोड़, और उसके बदले आपने सबको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। ये लीगलाइज्ड करप्शन नहीं है तो क्या है बताइए आप? सर सवाल ये भी उठता है, आप बार बार मुखालिफत कर रहे हैं बीजेपी की, लेकिन कहा यह जाता है कि इंडिया अलायंस
जो बीजेपी से लड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ एक इफेक्टिव अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप शामिल क्यों नहीं होते, या आप शामिल होंगे अगर जैसे बिहार में की बात हो रही है, क्या वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, या अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको कोई ऑफ़र मिलता है, आपको अप्रोच किया जाता तो आप जाएंगे, इकट्ठा एकजुट विपक्ष हो सकता है? देखिए, जब हमको आप गाली देते हैं, बी टीम कहते हैं, सी टीम कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, माने झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि ये अलग लड़ते हैं। अरे भाई, इज़्ज़त नफ्स भी तो कोई चीज़ होती है, डिग्निटी भी कोई चीज़ होती है, और आप इस तरह की वाहियात झूठ बात करते रहेंगे और आप समझेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? हमारे 4 एमएलएस को आपने ख़रीद लिया बिहार में, जिसको सीमांचल की गयूर जनता ने उनको कामयाब किया था कि वो उनकी आवाज़ उठाएगी, और आप बोलेंगे आप क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? आप ही तो कर रहे हैं। फिर आप शिवसेना से अलायंस करते हैं, वो क्या दूध की धुली हुई शिवसेना? कितने लोगों को आप टिकट दे रहे हैं बताइए, जो बीजेपी बैकग्राउंड से हैं? तो ये तो उनको सोचना चाहिए। जहाँ तक हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है, औरंगाबाद की, हमने तो हराया ना, कम्युनल पार्टी उसको हराते आए हैं, हम ही तो रोक रहे हैं। आप कहाँ रोक पा रहे हैं लोगों को? आखिरी सवाल सर, क्या है इस चुनाव में एमआईएम का रुख क्या होगा? किन मुद्दों पर वो बिहार जा रही है, उत्तर प्रदेश जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, हैदराबाद और तेलंगाना में आ रही है? आपके पॉइंट्स, 3 मेजर पॉइंट्स क्या हैं? क्या आप कहना चाहेंगे अपने वोटर्स? आप हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग मसाइल होंगे। सीमांचल की बात है, किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट की बात है, बिहार के इलेक्शन की बात है, तो वहाँ पर एक लीडरशिप की बात उठेगी। जब आप सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हैं, तो भाई सामाजिक न्याय अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से क्यों नहीं होगा? उनकी लीडरशिप क्यों नहीं होगी? जब हर कास्ट का एक नेता बन चुका है बिहार में, तो अख्तर उल ईमान क्यों नहीं हो सकता नेता? किशनगंज की पार्लियामेंट सीट में कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा काम हुआ है? जब बात औरंगाबाद की होगी, तो क्यों नहीं इम्तियाज़ जलील पूरे महाराष्ट्र का एक लीडर बनेगा? और वहाँ पर क्यों महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये हम तब्दीली क्यों नहीं ला सकते? लाएंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट की बात है, तो ये वाहिद पार्लियामेंट की सीट है जिसने हैदराबाद को एक नया रुख दिया सियासी तौर पर। यहाँ की आवाम ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को अपनी आवाज़ बनाकर पिछले कई सालों से फ़िरक़ा परस्ती, मौका परस्ती के ख़िलाफ़ यहाँ से अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब किया। यहाँ हैदराबाद में मजलिस का एक काम करने का रिकॉर्ड है, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो समाजी मैदान में हो। और फिर मजलिस यहाँ पर इतनी आवाम ने ताकतवर बनाया है कि हमने बीजेपी को रोका यहाँ पर। तो हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग इश्यूज़ रहेंगे। हाँ, अब कौमी जो इश्यूज़ हैं वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, चीन जिस तरीक़े से मनसूबाबंद तरीक़े से हमारी भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करते जा रहा है, महंगाई एक मुद्दा है, ये सब मुद्दे रहेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने का, और आपको ईद की एडवांस मुबारकबाद। और कैंपेन के दौरान हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तो ये थे हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम प्रमुख, हैदराबाद के एमपी, अपना 5वीं बार का चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।